तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा। तो हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि जब हम इन रिलेशनशिप को, आदर्श केसों का जो रिलेशनशिप है, इनको एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा जो एक रिलेशन निकल के आता है PV=NRT। यहाँ पे हमारा गैसों के लिए जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? NRT के। यहाँ पे R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है, N इनका नंबर ऑफ मोल्स है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारे गैसों के लिए इसका आदर्श गैस नियम है। जब ये कब काम करता है? जब कोई भी दो भौतिक विशेषताओं के लिए और प्रॉपर्टीज हैं और विशेषताएं वो कांस्टेंट रखी जाए, कांस्टेंट मानी जाए, और इसके जो गैस कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हो। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम इसके लिए, इसका आगे का पार्ट जो गैसों का आइडियल नियम है उसके लिए। तो इफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R इज कॉल्ड R, देन वी हैव R and T by P, और रीअरेंजिंग टू अ मोर फेमिलियर फॉर्म। तो इसको रीअरेंज करने पे हमारा PV=NRT, ये हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आता है PV=NRT वाला। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये इक्वेशन होती है गैस, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो ये हमारा आदर्श गैसों के लिए नियम है। तो यहाँ पे हम R कांस्टेंट है, हमारा जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट टेस्ट में L एटम पर मोल के। तो यहाँ पे L रिप्रेजेंट करता है लीटर को, एटम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको, मोल को, और K केल्विन टेम्परेचर को। तो फर्स्ट L एटम पर मोल केल्विन, इसकी वैल्यू है 0.08206। सेकेंड है केल पर मोल केल्विन, तो ये है हमारी कैलोरी पर मोल केल्विन, इसकी वैल्यू है 1.987। थर्ड है हमारा जूल पर मोल केल्विन, इसकी वैल्यू है 8.314। थर्ड है हमारा मीटर क्यूब पास्कल पर मोल केल्विन, इसकी वैल्यू सेम है। मीन्स यहाँ पे हमें क्या रिलेशन दिखा? जूल इक्वल टू मीटर क्यूब पास्कल, ये इसकी वैल्यू सेम है। फोर्थ है हमारी लीटर टॉर पर मोल इक्वल टू केल्विन 62.36। अब ये वैल्यू कैसे आई है ये भी हम देखते हैं। इनका रिलेशन जो इनकी यूनिट्स है उनमें क्या रिलेशन होता है और ये इसको कैसे निकाला गया है। तो इनमें रिलेशन देख लेते हैं हम जो इनकी यूनिट्स है। तो यहाँ पे हम देख लिया कि ATM किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, L क्या है? लीटर, और PV क्या है? इनका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? K = ½ mv², ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। और यहाँ पे होता है हमारा एक जूल कितने इक्वल होता है? हमारा 1 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एक जूल की यूनिट होती है। ये इसकी मेजर करने की यूनिट होती है। और फोर्स हो गया हमारा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, F = ma, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस यूनिट में? kg × m पर सेकंड स्क्वायर। और इसको ऑल्सो हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन में। 1 न्यूटन = 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने की
यूनिट है। ये हमारी जूल, इसमें एनर्जी को मेजर किया जाता है और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके बाद देखते हैं हम एक जूल कितना होगा। एक जूल इक्वल टू तो एक जूल कितना होगा, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये हमारा 1 जूल है, वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम देखते हैं प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स और एरिया का प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया इज इक्वल टू ma अपॉन एरिया, मीन्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको देख सकते हैं हम, जो प्रेशर है इसको यूनिट होती है हमारी पास्कल। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसको हम और देखें तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। और जो हमारा पीवी है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, इसकी यूनिट आएगी 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है हमारे मीटर क्यूब। ये हमारे प्रेशर की यूनिट होगी 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। और ये वॉल्यूम की जो यूनिट है मेजर करने की, वो होगी हमारी मीटर क्यूब। तो ये हमारी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिट आ गई। नेक्स्ट है हमारा जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है उसका जो प्रोडक्ट है हमारा एनआरटी, तो उसकी यूनिट, और मीन्स अभी देखिए ना पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम के जो प्रोडक्ट की यूनिट वो होगी 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा साफ नहीं आया। वन kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है जूल के। तो इसमें भी हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली हमने देखा आइडियल गैस के लिए पी इक्वल टू एनआरटी होता है, और इसकी जो यूनिट है वो किस में मापी जाती है, 1 जूल और 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसमें नापी जाती है। तो इसको कैलकुलेट करके हमें आर की वैल्यू मिली और बाकी वैल्यूज में मिली है। और जहाँ यहाँ पे हम जो टेम्परेचर काम लेते हैं वो होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का, केल्विन टेम्परेचर में नापते हैं। और एन है नंबर ऑफ मोल्स, वी हमारा वॉल्यूम है, पी हमारा प्रेशर है। नेक्स्ट देखते हैं हम
हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे आइडियल गैस लॉ के लिए। तो इसमें सिंपली हमने डायरेक्ट एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये एग्जांपल क्या कहता है, ये चलो देखते हैं। आइडियल गैस लॉ के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो एग्जांपल है, जो हमारा रिलेशन आया था, तो ये एग्जांपल कहता है इफ़ वी हैड 1 मोल ऑफ अ गैस एट 1 atm प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 73.15 केल्विन, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम। तो जब हमारे पास 1 मोल गैस है 1 atm प्रेशर पर और 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमारा जो रिलेशन था आदर्श गैस का, वो था, जो इक्वेशन थी पी वी इक्वल टू एन आर टी। इस रिलेशन से हमारा वॉल्यूम निकालेंगे, तो वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। तो इसमें सबकी यूनिट दी हुई है पहले से ही, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एन है उसकी वैल्यू दी हुई है मोल्स में, 1 मोल आर है उसकी वैल्यू दी हुई है हमारी पहले से हमें पता है। 0 पॉइंट इसमें एटीएम में लिया हमने, क्योंकि इसका प्रेशर है वो एटीएम में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसकी आर की यूनिट है वो भी एटीएम में ली है। तो एटीएम में ले ली, या उसको कन्वर्ट कर लो। उसके बाद टेम्परेचर की यूनिट ले ली हमने जो दी हुई है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे लेंगे हम, हमेशा इसकी वैल्यू है केल्विन स्केल पे लेंगे। अगर दी हुई नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, उस पर लेंगे अपॉन जो इसका प्रेशर है 1 atm वो। तो इसका जो वॉल्यूम आया हमारा वो आया 22.41 लीटर्स। तो ये क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे। ये हमारा जो वाटर है या आइडियल गैस है, उसका जो मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए वो होता है 22.4 लीटर्स। इसको एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। किसी भी हमारा जो गैस है उसका मोलर वॉल्यूम, मौलिक आयतन होता है किसी भी आइडियल गैस का, वो होता है 22.41 लीटर्स 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर। नेक्स्ट है हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, तो बर्नौली प्रिंसिपल है हमारा, ये कहता है कि स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड लिक्विड या गैस, कि जब जैसे जैसे एक द्रव तरल या गैस की गति बढ़ती है, तरल पदार्थ के भीतर का दबाव कम होता जाता है। एक हवाई जहाज, पंख या वायुगतिक लिफ्ट भी इस सिद्धांत पर काम करती है। तो सिंपली क्या कहता है कि जब किसी की फ्लूइड की, कोई भी फ्लूइड है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसका जो प्रेशर है, उसके जो कोई लिक्विड या गैस है उस किसी भी माध्यम में जा रहा है, किसी पाइप में वगैरह, तो उसका जो वो प्रेशर है, प्रेशर वो कम हो जाता है। तो इसको हम एक अदर फॉर्म में देखें तो सिंपली ये क्या कहता है बर्नौली प्रिंसिपल, ये कहता है कि जब किसी फ्लूइड की, किसी मूविंग फ्लूइड की स्पीड बढ़ाई जाती है, तो इससे उसकी जब स्पीड बढ़ती है तो उसका प्रेशर, जो फ्लूइड है उसके अंदर का प्रेशर डिक्रीज होता है। सिंपली ये क्या कहता है कि जब किसी मूविंग फ्लूइड की स्पीड बढ़ाई जाती है, किसी गति करने वाले द्रव की स्पीड बढ़ाई जाती है, तो उसके अंदर का प्रेशर कम होता है और उसकी स्थितिज ऊर्जा, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो कम होती है और उसके प्रेशर में कमी आती है। इसके साथ हमारी क्या कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो भी कम होती है। तो जब स्पीड बढ़ाई जाती है तो इसके कारण एक चीज़ और होती है, वो होती है कि जब हम वाइड पाइप से किसी फ्लूइड है उसकी स्पीड जब भी बढ़ेगी, या तो हम उसको वाइड पाइप से नैरो पाइप में ले जाएंगे, तो इसके कारण उसकी जब स्पीड बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसका प्रेशर होगा कम और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो इसको हम आगे देखते हैं।
तो ये वो बता रहा है कि जब कभी भी हम किसी द्रव या तरल या गैस की गति बढ़ाते हैं तो उसके भीतर का दबाव कम होता है। तो जब इसको हम एक डायग्राम की सहायता से देखेंगे, ये हमारा डायग्राम है। इसके अंदर ये फ्लूइड है, तो ये कोई पाइप है, ये पाइप है। ये हमने कोई पाइप लिया है, इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ से मान लें इधर का, इसका एरिया है A1, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, इसका एरिया A2। जो एरिया A1 है वो A2 एरिया से ज़्यादा बड़ा है, वाइड है, और ये नैरो है। तो जब फ्लूइड किसी इसमें से फ्लूइड हम नैरो वाइड वाले पाइप से नैरो में ले जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। इस कारण इसका जो प्रेशर है ये P1 प्रेशर, हम प्रेशर बिफोर, प्रेशर आफ्टर, ये P2। और जो इसका वेलोसिटी है और वॉल्यूम वो एक ही से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो ये V1 और ये V2। सिंपली ये हो गया हमारा, जो ये V2 हो गया हमारा फ्लो वेलोसिटी, और ये फ्लो वेलोसिटी बिफोर। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि जब इसका वाइड से नैरो में जाएगा, ये वाइड से नैरो में जाएगा, ये वाइड से नैरो में जाएगा, तो जब भी ऐसा होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के कारण इसका प्रेशर है, ये प्रेशर है, प्रेशर ये कम होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा। इसका वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो वॉल्यूम बढ़ेगा और इसकी स्पीड है वो बढ़ेगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो घटेगी। इसको हम एक इक्वेशन की सहायता से देखते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट बिफोर, ये हमारा एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट बिफोर, ये आफ्टर। तो बिफोर एनर्जी पर यूनिट क्या होगी, P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू हाफ, P2 इज इक्वल टू नहीं है, प्लस है, सॉरी, इसको दोबारा लिख लेते हैं। बिफोर आफ्टर, बिफोर वाली कंडीशन है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, और ये आफ्टर वाली कंडीशन है, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम इक्वल करके, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो इसमें यहाँ पे क्या है, जो P1 है वो प्रेशर एनर्जी है बिफोर, ये बिफोर मीन्स जो वाइड पाइप है हमारा, ये वाइड है, ये सकड़ा है, तो ये P1 है वो इसका प्रेशर है बिफोर, और जो इसका P2 है वो प्रेशर है आफ्टर, और हाफ रो V स्क्वायर, यहाँ रो है, ये इसकी डेंसिटी है, तो जो इसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है।
तो यहाँ पे रो है वो इसकी डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, और ये इसकी स्थिति ऊर्जा जिसको mgh होता है वो है। यहाँ पे ये रो डेंसिटी है, तो इसकी बिफोर और आफ्टर की इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो सिंपली क्या होता है इस कंडीशन में, इसको हम यहाँ पे जब भी हम किसी भी वाइडर पाइप से नैरो में जाएंगे और जब हम किसी भी फ्लूइड की स्पीड बढ़ाएंगे, अगर वाइड से नैरो में जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, उसके कारण इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। तो ये इफेक्ट इसमें दिखाई देंगे हम। तो इसके लिए क्या होगा, A2 लेस देन A1, जो एरिया A2 है हमारा वो फर्स्ट वाले एरिया से कम होगा, जो पाइप की लेंथ है वो कम होगी, तो इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी, और V2 है वो V1 से ज़्यादा होगा। V2 यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी V2 में, और जो इसका वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, और P2 है प्रेशर वो P1 से कम होगा। जो इसके सेकंड नैरो पाइप में, सकड़े पाइप में, वाइडर पाइप से जो ये वाला पार्ट है इससे इस वाले पार्ट में प्रेशर कम होगा। तो ये हमारा रिलेशन है कि A2 लेस देन A1, V2 ग्रेटर देन V1 और P2 लेस देन P1। तो हमारा आइडियल गैस लॉ के लिए हो गया बर्नौली नियम। इसमें हमने डेंसिटी काम ली और बाकी काम ली। अब हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों का आवेशों पर आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। It states that force of attraction or repulsion between two charges is proportional to the amount of charge on both charges and inversely proportional to square of distance between them। सिंपली क्या कहता है कि किसी भी दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों पर जो आवेश की मात्रा होती है उसके समानुपाती, जो आवेश की मात्रा है उनके प्रोडक्ट के समानुपाती, डायरेक्ट उनके प्रोपोर्शनल होती है, और उनकी जो बीच की दूरी है, जो उनकी रेडियस है, उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने वेक्टर में ले लिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे K की वैल्यू है K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। ये हमारी K की वैल्यू है। यहाँ पे Q1 है, ये पार्टिकल 1 पे चार्ज है, Q2 है सेकंड पार्टिकल पे चार्ज है, यहाँ R है रेडियस बिटवीन टू चार्जेस, इनके बीच की रेडियस है। इसको हम आगे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो इस डायग्राम में दो चार्ज दिए हुए हैं, इन पे फोर्स है, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है जो डिफरेंट चार्जेस है, ये प्लस ये माइनस, और ये सेम पार्टिकल सेम चार्ज जो सेम चार्ज है, तो इनमें रिपल्सन है। तो इसका रिपल्सन अट्रैक्शन तो साइन की सहायता से दिखा सकते हैं अपन, लेकिन जो इनका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो इन फोर्स लगेगा कूलॉम फोर्स, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू बताई दी आपको मैंने,
K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। नेक्स्ट है हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो ये हाइजेनबर्ग का ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक साथ एक इलेक्ट्रॉन जैसे कण की स्थिति और गति दोनों की सटीकता एक साथ निर्धारित करना असंभव है। तो सिंपली ये कहता है कि कोई भी लाइट रे है या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसके लिए उसमें जैसे उसके पार्टिकल्स है तो उसको हम देखते हैं फोटॉन्स के रूप में या क्वांटम के रूप में देख सकते हैं। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो किसी भी पार्टिकल्स में हम सिंपली ऐसे समझ लेते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन जैसे कण है, उसकी जो पोजीशन है और जो उसकी स्पीड वेलोसिटी है, उनको एक जगह एक साथ कैलकुलेट करना असंभव है। ये कोई भी एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो मान लो ये तो हमारा एटम्स का न्यूक्लियस हो गया, नाभिक। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसकी पोजीशन और इसकी स्पीड एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो सिंपली ये नियम ये कहता है हम इसके एक बार में या तो पोजीशन देख सकते हैं या इसकी स्पीड देख सकते हैं, इनको एक साथ कैलकुलेट करना असंभव है। नेक्स्ट है हमारा गै-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो गै-लुसाक का ये नियम क्या कहता है कि गैसेज रिएक्ट टुगेदर इन वॉल्यूम विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड आल्सो टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इफ गैसियस all the volumes being measured under a similar condition of temperature and pressure। कि जब तापमान और दबाव की स्थितियां समान हो तो उसमें क्या होता है, गैस उन वॉल्यूमों में एक साथ प्रतिक्रिया करती है जो दूसरे के लिए सरल संख्या में अनुपातों को और साथ ही उत्पादों के संस्करणों को भी सहन करती है। तो सिंपली इसका क्या है कि जो इसका कोई भी पहले वाला प्रोडक्ट गै-लुसाक के लिए जिसके कॉम्बिनेशन वॉल्यूम का जब भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसके किसी भी रिएक्शन के लिए इसका पहले वाले पार्ट में जो अणुओं की संख्या है और जो बाद वाले पार्ट में जो अणुओं की संख्या है, उनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल रहेगा हमेशा। ये एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ लॉ उसी के हिसाब से काम करता है। तो जो गै-लुसाक लॉ है, इस हिसाब से इसके जो अणुओं की जो संख्या है, जो वॉल्यूम है, वो पहले और बाद में हमेशा समान रहेगा। कब रहेगा? जब उसके लिए इसके तापमान और दबाव समान हो। तो जो इनका अनुपात है, इनके वॉल्यूम्स का जो अनुपात है पहले और बाद में, वो सेम रहेगा। इसको हम इस डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने हाइड्रोजन के H2 दो वॉल्यूम्स लिए, एक वॉल्यूम हमने ऑक्सीजन का लिया है, तो इससे एक प्रोडक्ट बना है हमारा 2H2O, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीन्स जल के हमारे दो वॉल्यूम्स बने हैं। तो ये पहले का और बाद का, इसका जो प्रत्येक एटम्स है इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा पहले और बाद में। 2H2 प्लस O2 2H2O। तो इनके जो अणुओं की संख्या है उनका पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम समान है। ये कब समान है? जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो। नेक्स्ट है हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन gases are inversely proportional to square root of their densities under similar condition of temperature and pressure। तो ये कहता है
कि गैसों के प्रसार की दर तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में उनके घनत्व की वर्ग स्क्वायर के विपरीत अनुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कहता है कि जब भी गैसों के प्रसार की दर वो होती है इनके तापमान और दबाव की जब समान परिस्थितियाँ होंगी तो उनकी घनत्व होगा, उनकी जो डेंसिटी होगी उसके इन्वर्सली, उनके स्क्वायर रूट होंगे, उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सिंपली ग्राम विचलन लॉ के हिसाब से क्या होगा इसके जो वॉल्यूम्स है VA VB हम दो गैसों के लिए देखते हैं, तो जिसका मास है, मास या इसका जो डेंसिटीज मान सकते हो आप इसको, डेंसिटीज उनका रूट ये हमारा VA अपॉन VB हो गया इक्वल टू MB अपॉन MA अंडर रूट। और हम इसको लिख सकते हैं VA स्क्वायर अपॉन VB स्क्वायर इक्वल टू MB अपॉन MA, ये आप इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली इसका ये नियम, ये डेरिवेशन बताता है कि इनकी डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये इसका वॉल्यूम है, ये डेंसिटीज है, इनकी घनत्व है। नेक्स्ट है हमारा केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ क्या कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप आउट्स equal area in equal intervals. The square of orbitals period planet are proportional to the cube of their main distance from the sun. तो सिंपली ये कहता है ये केपलर्स लॉ कि कोई भी ग्रह सूर्य को एक फोकस में मानकर, ये हमारा सन है और इसके चारों ओर कोई भी ग्रह है, सूर्य को फोकस में मानकर एक अंडाकार पथ में घूमते हैं। अगर इनसे जुड़ने वाली जो सीधी रेखा है उनसे जो निकलती है तो समान अंतराल और समान क्षेत्र में इनको ग्रह और सूर्य को आपस में जोड़ती है। जो ग्रहों की परिक्रमा अवधि होती है उसके वर्ग, जो उसकी परिक्रमा अवधि है, कोई भी ग्रह है उसकी परिक्रमा अवधि है जो टाइम है उसके वर्ग, और जो सूर्य से उनकी औसत दूरी है उसके क्यूब जो के समानुपाती होती है। जो उनसे दूरी है, दूरी को हम मीटर क्यूब मान लें, उसके समानुपाती होती है। तो कोई भी ग्रह है वो सूर्य को फोकस में मानकर उसके अंडाकार पथ में उसकी चक्कर करता है, उसकी परिक्रमा लगाता है, उसके साथ घूमता है। और जब इनको साथ जोड़ने वाली रेखा में मिलाएंगे तो ये उसकी परिक्रमा अवधि सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है हमारा तैरने की विधि, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक शरीर को तैरने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें कौन कौन सी कंडीशन है? शरीर का वजन विस्थापित पानी के वजन के बराबर होना चाहिए, शरीर का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और तरल के विस्थापित एक ही सिद्ध में होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फॉर अ बॉडी टू फ्लोट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। वेट ऑफ बॉडी शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सेकेंड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी और लिक्विड डिस्प्लेस्ड शुड बी इन सेम स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं कि फ्लोटेशन होता क्या है। तो फ्लोटेशन होगा द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू राइज अप टू द अपर लेवल ऑफ द लिक्विड और स्टे ऑन सरफेस ऑफ वाटर।
वाटर और फ्लूइड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके लिक्विड के ऊपरी सतह पर आने की या उसके सरफेस पे किसी द्रव है उसके सरफेस पर रहने की बाध्यता को फ्लोटेशन कहते हैं। और इसका जो अपोजिट होता है सिंक, जिसको डूबना बोलते हैं। तो ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की नीचे के लेवल पे जाने की बाध्यता, जो टेंडेंसी होती है, उसको हम सिंक बोलते हैं। तो सिंपली लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी कोई तैरने वाली बॉडी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इट स्टेट दैट अ फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस्ड द ऑन वेट ऑफ द फ्लूइड इन विच इट फ्लोट। कोई भी बॉडी है तैरने के लिए इसके बॉडी के बराबर का वेट का जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस्ड करेगी जब वो तैर पाएगी। तो सिंपली अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान लो एक 200 kg का ऑब्जेक्ट है, 200 kg मीन्स 2000 न्यूटन्स। तो उसको तैरने के लिए उसको कितना वाटर डिस्प्लेस्ड करना जरूरी है, उसका बॉइंट फोर्स कितना होना चाहिए, 2000 kg, 200 kg, 2000 न्यूटन्स, इतना होना जरूरी है। इतना वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा ये कोई ये इसमें इतना वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा 200 kg, तभी ये वस्तु इसमें तैर पाएगी। अगर इस वस्तु को हम किसी और फ्लूइड में ले जाएं और लिक्विड में ले जाएं तो इसके लिए ये तैरने के लिए ज़रूरी है कि 200 kg या 2000 न्यूटन का वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस्ड करे ही करे। अगर नहीं करेगी, ये वस्तु है जो 2000 वाटर kg डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इससे ये वस्तु सिंक हो जाएगी, तैर नहीं पाएगी। तो किसी भी वस्तु के लिए तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए ज़रूरी है कि जितना उसका वेट है, तो जितना उसने वाटर डिस्प्लेस्ड किया है और जितना उसका वेट है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है तैरने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फ्लोट करने के लिए इसकी पहली कंडीशन है कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द ऑब्जेक्ट हैज़ टू फ्लोट। तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको तैरना है उसकी एवरेज डेंसिटी है वो जो फ्लूइड है जिसमें उसको तैरना है उससे कम होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम सिंपली देखते हैं कि एक जहाज होता है, सिर्फ कोई भी जहाज है वो कोई भी एक जहाज है तो बहुत भारी होता है, लेकिन ये तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि ये अंदर से खोखला होता है, होलो इनसाइड। ये अंदर से इसकी जो ये है यहाँ से बना हुआ है, ये खोखला होता है, इसकी बॉडी के अंदर फुल नहीं होता है। इसकी डेंसिटी में जो वो कम कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ये होलो इनसाइड होता है, इनसाइड होलो होता है, खाली होता है, खोखला होता है। नीचे की सरफेस तो इसकी लोहे की बनी हुई होती है, ठोस। उसके बाद जो अंदर का पार्ट होता है ये खोखला होता है, जिसमें इसके कैबिन्स वगैरह और पार्ट्स होते हैं, तो खोखला होता है। तो इस कारण इसमें हवा होती है जो इसकी डेंसिटी को कम करने में मदद करती है। तो जब इसकी डेंसिटी वाटर की या कोई भी लिक्विड फ्लूइड है, समुद्र का पानी, लेक का पानी, कोई भी, तो उससे कम होगी तो आसानी से तैर पाएगा। दूसरी कंडीशन है कि अपवर्ड थ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट फोर्स है ऑफ फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल ऑफ टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए उसका अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है, और तो उसको उतना ही वाटर डिस्प्लेस करना चाहिए ताकि उस पर उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट लगे। जैसे मान लो इसका कोई भी 4 kg है तो इस पर 4 kg का अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगना ही चाहिए, 4 kg वाटर डिस्प्लेस करना ही चाहिए इसको, तब जाके ये तैर पाएगा। तो ऐसा हम देखते हैं एक उदाहरण से, जैसे कॉइन है, कोई सिक्का लिया हमने, उसको हम किसी बाथ टब में डालेंगे तो वो तुरंत डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि उसका जो सरफेस है, कॉइन का सरफेस है, वो उसके वज़न के बराबर
वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, हटा नहीं पाता। जितना उसके कॉइन का जो वजन है उसके बराबर वो वाटर को हटा नहीं पाता, तो उससे उसके ऊपर उतना उसके वजन के बराबर अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स उत्प्लावक बल है वो लग नहीं पाता, इससे वो सीधा डूब जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो कॉइन है उसका जो घनत्व है वो वाटर के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है, तो इस पर कई कारण काम करते हैं। और तीसरा नियम है इसका, तीसरी कंडीशन है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो डुबाया गया जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस्ड जो वाटर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड मस्ट बी लार्ज सो एज टू डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम डुबा रहे हैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम के वाटर को डिस्प्लेस कर सके। इसलिए जो शिप होता है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उसके साथ उसमें एयर वगैरह होती है, उसकी डेंसिटी लेस होती है, तो इससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस्ड करता है और उसके वज़न को वो इक्वल कर देती है। तो उससे अब उसके जो इक्वल वेट के अकॉर्डिंग ही उस पर बॉयंट फोर्स लगता है, जितना उसका वेट होता है उसके इक्वल और अपोजिट में बॉयंट फोर्स लगता है। तो यहाँ पर डेंसिटी, उसका वॉल्यूम और जो उसका अपवर्ड थ्रस्ट है, ये तीनों कंडीशन काम करती है, तब जाके कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो शिप हो, सबमरीन हो या कोई भी नॉर्मल ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, वो तैर पाता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इसके लिए हम एक कंडीशन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन अपवर्ड थ्रस्ट एंड रियल वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। जो इसका जो वास्तविक वेट है, कोई भी बॉडी है, तैरने वाली बॉडी के बीच में उसका वास्तविक वेट और जो अपवर्ड थ्रस्ट है, बॉयंट फोर्स है, उत्प्लावक बल और वास्तविक वजन में एक रिलेशनशिप होता है। वो क्या होता है, रियल वेट इज इक्वल टू अपरेंट वेट प्लस अपरेंट लॉस इन वेट। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप फुल फॉर्म में लिख लेना ये। तो अपरेंट लॉस इन वेट इज इक्वल टू क्या होता है, अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट का हमने फॉर्मूला देखा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, वो क्या होता है, ये होगा डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला डेंसिटी। इसका डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v। तो हमारा रियल वेट क्या होगा, हमारा रियल वेट होगा, ये लिख लिया हो तो हम आगे लिखता हूँ मैं। हमारा रियल वेट होगा, रियल वेट इज इक्वल टू अपरेंट वेट प्लस ऑफ थ्रस्ट और लेकिन जब ऑब्जेक्ट है वो तैरता रहता है तो इसका जो अपरेंट वेट, जो इसका आभासी वेट है, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अपरेंट वेट अगर जीरो होगा तो रियल वेट इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, ओनली रियल वेट इज इक्वल टू जीरो प्लस ये अपवर्ड थ्रस्ट जो होता है रो इंटू वी इंटू जी। तो सिंपली ये हो जाएगा रियल WEIGHT इक्वल टू रो वी जी। जो अपवर्ड थ्रस्ट होता है वो इसके रियल वेट के बराबर हो जाएगा। मीन्स जितना इसका वेट होगा उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट होना चाहिए तैरने के लिए। ये इसके लिए फ्लोटिंग बॉडी के बीच में एक रिलेशन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये बताता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही
नष्ट किया जा सकता, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ऊर्जा के बाद से सृजित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा की मात्रा हमेशा स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये सिंपली एक यूनिवर्सल लॉ है हमारा ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो ये कहता है कि कोई भी एनर्जी है उसको कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केवल और केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज किया जा सकता है। कभी भी किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि किसी भी ऊर्जा को क्रिएट किया जा सके या डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो सिंपली हम इसके एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और भी कई एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह, सोलर वाइंड, कोई सी भी एनर्जी ले लो आप, इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट का। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर है उसको पहले हाइड्रो पावर प्लांट मीन्स जब हम किसी नदी या झील वगैरह पे बांध बना के हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये कैसे काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी वाटर को एक रिजर्वायर की सहायता से उस जगह एकत्रित करेंगे। सेकंड, उसको जब वो पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा और वो बहता हुआ नहीं रहेगा, स्थिर इसमें रहेगा, तो उसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब उस डैम को जब उसके गेट पे हम टरबाइन वगैरह पहले से लगा के रखेंगे, बड़े बड़े टरबाइन, जनरेटर्स, और जो हमारा ग्रिड, पावर ग्रिड वगैरह बना के रखेंगे, ग्रिड सिस्टम। तो जब हम उसके गेट खोलेंगे तो उससे जो पानी निकलेगा, तो उसमें पानी निकलेगा और उससे टरबाइन घूमेंगे। कब घूमेंगे, जब पानी निकलेगा, फ्लो करेगा, तो ऊपर से नीचे जब पानी जाएगा तो उसके जो वेग के कारण टरबाइन में पड़ेगा, तो टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे तो टरबाइन घूमेगा। जब ये घूमेगा तो पानी में होगी काइनेटिक एनर्जी, तो स्थितिज ऊर्जा से काइनेटिक एनर्जी में बदला। काइनेटिक एनर्जी से जो टरबाइन घूमेंगे तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से जब टरबाइन घूमेंगे, टरबाइन के साथ में इसके शाफ्ट से कनेक्टेड है जनरेटर्स, तो जनरेटर्स से जब ये साथ में घूमेंगे मैकेनिकल एनर्जी कनेक्ट है। मैकेनिकल एनर्जी से हमें मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब ये यहाँ से ग्रिड से सब ग्रिड सब स्टेशन होते हुए जब हमारे घरों में पहुँचती है, तो इसको हम यूज़ में लेते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर्स, कूलर्स, मीन्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू थर्मल, इलेक्ट्रिकल टू और फॉर्म में हम इसको कनेक्ट करते हैं, यूज में लेते हैं। इसी प्रकार हमारी न्यूक्लियर एनर्जी काम करती है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सबसे पहले हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जलाएंगे, उससे मॉडरेटर वगैरह उनकी सहायता से, कूलेंट वगैरह की सहायता से उसको हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। थर्मल एनर्जी को किसी टरबाइन वगैरह जनरेटर की सहायता से या कोई और पर्पज है तो उससे मैकेनिकल से वापस इलेक्ट्रिकल या कोई और फॉर्म में चाहिए, थर्मल फॉर्म में डायरेक्ट चाहिए थर्मल में, ऐसे हम उसको यूज़ करते हैं। या किसी भी सिंपली हम अगर कोई प्रोडक्ट या कचरा भी जला रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी में जाती है, केमिकल से थर्मल एनर्जी में। किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं या रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो थर्मल एनर्जी में, थर्मल से लाइट एनर्जी वगैरह उसमें। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर एनर्जी का जो नॉर्मल हमारा सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है वो भी ऐसे ही काम करता है। जो सोलर एनर्जी की जो सोलर रेज है उनका जो वो सोलर प्लेट पर पड़ती है, ये सोलर प्लेट है, जब इस पर पड़ती है तो जिससे फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, उससे जब फ्लो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे सोलर प्लेट है, इस पर जो
लाइट गिरी, इससे इसके फोटॉन्स के द्वारा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम या तो डायरेक्ट थर्मल एनर्जी से हम वाटर, गर्म वाटर कर सकते हैं, या कोई और थर्मल एनर्जी का और उपयोग कर सकते हैं, या इससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को आगे यूज करके इससे मोटर, बल्ब वगैरह या हाउस होल्ड में या कमर्शियल यूज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी एनर्जी है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, ना कि उसको उत्पन्न करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि कोई भी एनर्जी है वो हमेशा स्थिर रहती है। इसी प्रकार हमारे जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट है, ना तो उसमें कमी होती है ना बढ़ोतरी होती है। तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज स्टेट दैट एनर्जी always remain constant. It neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one form to another. तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूटन के गति के नियम। इसमें पहला नियम है गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो ये कहता है कि एक वस्तु आराम पर टिकती है और एक वस्तु गति में रहती है, और एक ही दिशा और गति के साथ गति में रहती है, सीधी रेखा में जब तक किसी बाहरी बल द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। और एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू stay in motion with the same direction and speed in a straight line unless acted upon by some external force। तो सिंपली गति का पहला नियम ये कहता है न्यूटन का कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, और अगर वही वस्तु या कोई और वस्तु अगर गति की अवस्था में है और किसी एक डायरेक्शन में गति कर रही है तो उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड के साथ गति करती रहेगी सीधी रेखा में जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता। तो सिंपली इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, और कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी उसी स्पीड के साथ जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता उसे रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है, किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर लागू बल पर सीधे आनुपातिक होती है, और बल जिस दिशा में कार्य करता है उसी दिशा में होता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the force applied and take place in direction in which the force acts। ये कहता है कि किसी भी पिंड पे अगर कोई संवेग में चेंज हो रहा है तो उसका पिंड का जो मास है और जो संवेग में परिवर्तन की दर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस पर लगाए गए बल के। तो सिंपली एक बल की परिभाषा है कि कोई भी बल, कोई फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है F इजिकल टू ma। यहाँ पे m है मास बॉडी का और a एक्सेलरेशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, ये होंगे फोर्स के। इनका जो प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे फोर्स के। इसको हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि जब फोर्स आर बैलेंस्ड, जब फोर्स आर बैलेंस मीन्स फोर्स बैलेंस अवस्था में है, तो इसमें क्या होगा, जब अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, गति में है, तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ गति में रहेगी, सेम स्पीड के साथ, और उसी डायरेक्शन में सीधी रेखा में जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल नहीं लगते। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और फोर्स आर अनबैलेंस्ड, ये हमारा न्यूटन का सेकंड नियम है। जब फोर्स अनबैलेंस हो मीन्स वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होगा और वहाँ पे कोई
उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो ये हमारे बल की परिभाषा होती है F इज टू एम ए। तो ये क्या कहता है कि देयर इज एन एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। तो द एक्सेलरेशन डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स। तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली हमारे फोर्स पे डिपेंड करता है, और द एक्सेलरेशन डिपेंड इनवर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट मास। और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स A इज इक्वल टू F अपॉन M, और F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे बल की डेफिनेशन है। तीसरा है हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो ये क्या कहता है, सिंपली ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम अगर कोई भी क्रिया करेंगे तो उसके लिए एक समान और अपोजिट में विपरीत प्रतिक्रिया होगी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी हम किसी पे, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट में हमें फोर्स मिलेगा, उसी डायरेक्शन के अपोजिट में, बराबर इक्वल मात्रा में। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे गन, लॉन्ग जंप, या कोई भी हम रनिंग करते हैं तब कोई भी जंप, रॉकेट्स और वाटर बैलून्स, एयर बैलून्स। तो ये कैसे काम करते हैं कि जब, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एक गन। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम गन से फायर करेंगे तो जब गोली एक इस मतलब मैक्सिमम फोर्स से मोशन करेगी, गति करेगी, निकलेगी, तो वो इससे क्या होगा, पीछे की तरफ इसके अपोजिट में उतना ही जितना फोर्स उसने निकलने में लगाया उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स बंदूक पे महसूस होगा। इसलिए जब भी बंदूक को चलाएंगे तो इसको कंधे पे मजबूती से पकड़ के रखेंगे ताकि हम पहले से तैयार रहें और उस झटके को फील करने के लिए पहले से रेडी रहें। तो जब भी जितनी गति से इसकी बैलेट निकलेगी उसके अपोजिट में गन का जो अत्ता होगा उस पर अपोजिट में उतना ही फोर्स महसूस होगा, तो इससे झटका लगने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर हम लॉन्ग जंप करेंगे तो इसको, ये कोई पर्सन है या अगर लॉन्ग जंप कर रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में जाने के लिए इसके अपोजिट में जो सरफेस है, अर्थ सरफेस या कोई भी सरफेस, उसको इतने अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये इधर जा पाएगा। ऐसे ही हमारा रॉकेट काम करता है। जब भी हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो उससे निकलने वाली गैसें, जितना इसकी स्पीड होगी उतनी मात्रा में अपोजिट में इससे गैसें, निकलने वाली गैसें एक फोर्स लगाएगी ताकि ये ऊपर उठ सके। तो अर्थ सरफेस है उस पर उतना ही फोर्स फील होगा। तो यहाँ पे जो इसका एक्शन है उसके अपोजिट में और इक्वल मात्रा में एक रिएक्शन होगा। ऐसे हमारा बैलून काम करता है। जब बैलून से निकलने वाले वाटर या एयर है तो जब ये निकलेगी तो इससे नीचे की साइड, नीचे एक फोर्स मिलेगा हमें, तो ये ऊपर मोशन करेगा। तो सिंपली न्यूटन्स के थर्ड लॉ कहता है कि जहाँ पर हम कोई भी एक्शन करेंगे तो उसके अपोजिट में इक्वल मात्रा में उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमारा, इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो ये कहता है कि पदार्थ के सभी कण परस्पर एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे आनुपातिक रूप से आकर्षित करते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर बाय ए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कहता है
कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कि कोई भी पदार्थ अपने द्रव्यमान का जो प्रोडक्ट होता है उसको आनुपातिक रूप से आकर्षित करते हैं, और उनके बीच की दूरी होती है, जो कोई भी कण, उनके दो कण हैं तो उनके बीच की दूरी उनके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे हम आई जी मान लिया हमने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके मासेज के। मान लो दो मास मान लिया हमने, दो बॉडी, एक मान लिया कैपिटल एम, दूसरा मान लिया स्मॉल एम, डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल। और सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके बीच की दूरी के, जो उनके बीच की दूरी है उसके। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई जी इक्वल टू जी एम अपॉन, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं अपन, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं कि आई जी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम, और सेकेंड है आई जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके रेडियस का जो स्क्वायर होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको एक साथ लिखेंगे इक्वेशन को दोबारा, तो ये हो जाएगा हमारा जी यहाँ पे हमारा जी क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है हमारा। तो अगर हम इसको दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ ये एफ है, आई नहीं है, एफ जी ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी। यहाँ पे जी है, इसकी वैल्यू है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि कोई भी किसी भी द्रव्यमान का प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और उसके उनके बीच की दूरी, जो उन पर लगने वाले उनके बलों के बीच की दूरी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो गया एफ जी इक्वल टू जी और स्क्वायर, और एफ जी इक्वल टू एम जी। जी की वैल्यू है यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ है ग्रेविटेशन के लिए, ग्रेविटी के लिए। और यहाँ पे एम और स्मॉल एम कैपिटल एम है, स्मॉल एम क्या है, ये कोई दो बॉडी है उनका मास है। नेक्स्ट हमारा ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या कहता है, ये बताता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से गुजरने वाले दो बिंदुओं के संभावित अंतर के सीधे आनुपातिक है।
बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव नहीं होता। तो ये क्या कहता है कि करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट बिटवीन प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर। कि जब किसी भी कंडक्टर के लिए अगर उसकी फिजिकल स्टेट जैसे टेम्परेचर वगैरह, उसकी डेंसिटी वगैरह अगर कांस्टेंट रखें, सेम रखें, जो वो चेंज नहीं हो, तब क्या होगा, इससे गुजरने वाला करंट वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के दो बिंदुओं के बीच में लगने वाले विभव पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। तो आई प्रोपोर्शनल टू वी। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ पे आर क्या है हमारा, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसको हम ये चेंज नहीं होगा, और इसको हम दोबारा लिखें तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। ये हमारा ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगा। तो ओम्स लॉ क्या होगा, हमेशा कंडक्टर्स के लिए ही अप्लाई होगा, जो चालक होंगे उनके लिए अप्लाई होगा, जो कंडक्टर्स है उनके लिए अप्लाई होगा, और जो लीनियर नेटवर्क होते हैं उनके लिए अप्लाई होगा। ये कभी भी इंसुलेटर के लिए नहीं, और जो सुपर कंडक्टर्स है उनके लिए भी नहीं, और जो सेमीकंडक्टर है उनके लिए भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनमें बाकी कंडीशन तो हमें शायद मिल जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, बहुत ज़्यादा चेंज होगी, कम लो से हाई। जब भी टेम्परेचर वगैरह उसमें थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके साथ इनकी वैल्यू बढ़ेगी, और भी कई कंडीशन है तो इनके कारण उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें ओम्स लॉ को हम कंडक्टर्स के लिए और लीनियर नेटवर्क के लिए अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ हो गया हमारा आई प्रोपोर्शनल वी, और आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आर हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि एक ही परमाणु या अणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों में क्वांटम संख्याओं के समान सेट नहीं हो सकते। तो ये सिंपली कहता है कि एक सेम एटम और मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन के सेट नहीं हो सकते, मतलब उनके क्वांटम नंबर के जो सेट होंगे समान सेट वो नहीं हो सकते। एक ही परमाणु या अणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों में, दो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्वांटम संख्याओं के समान सेट नहीं हो सकते। तो मीन्स ये कहता है साई इजकल टू साई 1 ए और साई 2 बी। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें काम आते हैं। जैसे कोई भी हम कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो हमेशा डिफरेंट क्वांटम सेट होंगे, जैसे 1s2 2s2 2p1, ऐसे ये क्रम बढ़ता जाएगा, डिफरेंट होंगे, कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इनमें जो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट तो उनके जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके सेट डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट क्या करता है, इट इज द चेंज इन वेवलेंथ दैट ऑकर्स व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये कहता है कि जब भी ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश में जब छोटे अणुओं द्वारा बिखर जाता है, उसका स्कैटरिंग होगा, तो क्या होगा, उसकी तरंगदैर्घ्य में बदलाव होता है। कि जब भी हम प्रकाश को पारदर्शी माध्यम में गुजारेंगे और उसमें मौजूद कुछ स्मॉल अणु या कण
से जब प्रकाश टकराएगा तो प्रकाश बिखर जाएगा और इसके कारण उसकी वेवलेंथ में बदलाव होगा, चेंज होगा। तो इसको हम सिंपली हम देखें तो कोई प्रकाश है, तो जब भी कोई प्रकाश आएगा तो प्रकाश की एक रेंज होती है। तो नॉर्मली हम जो हमारा दृश्य प्रकाश है, जो विजन लाइट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक हमने कोड है उसके माध्यम से हमें याद रखते हैं, वो है VIBGYOR और हिंदी में बेनी हा पी ना ला। तो ये हमारा बैंगनी हो गया, ये नीला हो गया, ये हरा हो गया और पीला, नारंगी और लाल, ये हमारे इसके वेवलेंथ के हिसाब से ये हमारे कलर्स हैं। और इसके अलावा भी आगे भी इसमें होगा इंफ्रारेड और इधर होगा अल्ट्रावायलेट और दूसरा। तो इसको हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो सिंपली ये डायग्राम है। तो इसमें क्या होगा ये हमारा गामा रेज से लेके रेडियो वेव्स तक ये हमारा एक प्रकाश है, एक लाइट है। तो इसकी वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य दी हुई है में चीज़ें वो है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻20 से लेके 10⁻8 और इसकी वेवलेंथ है जो मीटर में है, तो ये है 10⁻−18 से ये 1 तक। तो यहाँ पे इसके बीच में हमारा ये आता है हमारा लगभग 380 या 3.82 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8, इसको 780 नैनोमीटर से लेके 380 नैनोमीटर, इसके बीच में हमारा विजिबल रेंज होता है। ये विजिबल रेंज जो हमें विब की ओर होता है, VIBGYOR, ये हमारा दृश्य प्रकाश है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होगी। तो जब यहाँ सबसे ज़्यादा हमारी दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, आर रेड कलर होगा हमारा, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और जो बैंगनी रंग होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग में मौजूद एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और रेड कलर में उसकी एनर्जी कम होगी। तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे ये गामा रेज से लेके रेडियो वेव तक, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी घटेगी। अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, रेडियो वेव से लेके गामा रेज, तो यहाँ पे हमारी वेवलेंथ घटेगी और इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे हमारे सबसे शॉर्ट वेवलेंथ जिसको बोलते हैं लघु तरंग दैर्घ्य, तो वो होती है गामा रेज की, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट। तो ये क्या बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इनकी जो भेदन क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो अब जब रामन इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो इससे आने वाली रे है, तो ये हमारे क्लाउड है। तो इनमें जो मौजूद और वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद छोटे छोटे कण हैं, अब जब वो इनसे टकराएंगे तो इनके वेवलेंथ में बदलाव होगा। वो कैसे होगा, ये जब भी पॉसिबल है जब जो प्रकाश की वेवलेंथ है उसी वेवलेंथ को मैच करने वाला साइज का जो पार्टिकल्स है, अणु है, अगर उससे टकराएगा तो ये क्या होगा, कोई ये अणु है तो इससे टकराएगा तो ये अलग अलग दिशाओं में स्कैटर्ड हो जाएगा, इसका विकिरणन हो जाएगा, बिखर जाएगा ये प्रकाश।
तो बिखरने के कारण इसकी तरंग दैर्घ्य में बदलाव होगा। तो हमारा आने वाला प्रकाश होता है वो शॉर्ट वेव होता है, तो इसके कारण इसमें चेंज होगा। अब यहाँ से चेंज हुआ तो इसका कुछ प्रकाश यहाँ हमारे अर्थ सरफेस अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ प्रकाश वापस जाने के लिए तैयार होता है इससे रिफ्लेक्ट होके, लेकिन कुछ प्रकाश ही इससे निकल पाता है हमारा, कुछ प्रकाश निकल पाता है। क्यों निकल पाता है? क्योंकि जहाँ पे इसको गैप मिलेगा वहाँ से निकल जाएगा, और जहाँ पे इसको एटमॉस्फेयर में वापस जैसे आया था वैसे इसको डिफरेंट पार्टिकल्स एटम से जो छोटे छोटे अणु हैं, सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह घुले हुए हैं वायुमंडल में, जैसे क्लाउड्स या एटमॉस्फेयर में जो एयर पॉल्यूटेंट वगैरह जिसकी वेवलेंथ को मैच करते हैं, तो उनसे जब टकराएगा तो इनकी वेवलेंथ मैच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जाने वाला प्रकाश है, इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, तो इस कारण इसका अधिकांश हिस्सा हमारे वायुमंडल में ही रह जाएगा, इससे निकल नहीं पाएगा। जब ये हमारा इसका निकल नहीं पाएगा तो इससे हमारे वायुमंडल की जो एनर्जी है इसमें बढ़ोतरी होगी और ये और गैसों के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब एनर्जी में बढ़ोतरी होगी तो इस कारण हमारे वायुमंडल गर्म होता जाता है। ये हमारे ग्रीन हाउस गैस का बहुत बड़ा कारण है। क्यों है? क्योंकि जब आने वाली वेवलेंथ होती है शॉर्ट वेवलेंथ और जाने वाली अधिकांश वेवलेंथ होती है लॉन्ग वेवलेंथ, जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली किरणें होती है। तो इसका अधिकांश भाग वायुमंडल को पार नहीं कर पाता। तो इस प्रकार हम इसकी तरंग दैर्घ्य में बदलाव हमने देखा कि कैसे एक आने वाले प्रकाश किरण में किसी भी पार्टिकल या अणु से टकराने पर उसकी तरंग दैर्घ्य में कैसे बदलाव होगा। तो सिंपली इसका यह हमने देखा कि ये जब भी पॉसिबल है कि जब आने वाले प्रकाश और उससे टकराने वाला पार्टिकल्स की वेवलेंथ सेम हो। अगर ज़्यादा होगी तो जैसे कोई लाइट वेव है तो इससे कोई अणु है, अगर बड़ा अणु टकराया तो ये क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, इससे इसका ये बिखरेगा नहीं, स्कैटरिंग नहीं होगी। अगर ज़्यादा छोटा है तो उसको पार करके निकल जाएगा। अगर उसी साइज़ का है या उसके साइज़ के थोड़ा आसपास मैच करता हुआ है तब जाके इसकी स्कैटरिंग होगी, तो इससे इसकी वेवलेंथ में बदलाव होगा। तो सिंपली रमन इफेक्ट ये कहता है। नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या कहता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन गैस और लिक्विड। तो ये है हमारा टिंडल इफेक्ट कि गैस या तरल में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। कि जब हम गैस या तरल, गैस और लिक्विड में कोई गैस या लिक्विड का हमने कैन लिया, उससे एक प्रकाश गुजारेंगे, तो अगर इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स घुले हुए नहीं है तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा, इससे निकलने वाला प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। अगर इसमें हम कुछ सॉलिड पार्टिकल्स डाल दें तो हमें कुछ इसका गुजरता है, जो प्रकाश गुजर रहा है उसका एक क्लियर मार्ग दिखाई देगा। और हम अगर इसमें पार्टिकल्स की साइज और इंक्रीज कर दें तो इससे गुजरने वाला प्रकाश है वो हमें और ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा, उसका पथ है, उसका जो रास्ता है वो और ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे स्कैटरिंग बढ़ जाएगी, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो बढ़ जाएगा। तो इसको हम चलो नेक्स्ट हमारा डायग्राम है उससे देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमने एक 3 लिक्विड कैन ली, उनको एक माध्यम से भरा, लेकिन उनमें हमने एक फर्स्ट वाला कैन है उसमें हमने कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह मिलाए नहीं है। सेकंड में हमने कुछ बहुत ही छोटी साइज़ के मिलाए। थर्ड है उसमें हम थोड़े इसकी वेवलेंथ से मैच करते हुए और कुछ बड़े साइज़ के पार्टिकल्स मिलाए। तो फर्स्ट वाले में जो प्रकाश है जो गुजर रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका पथ है वो दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड है तो उसमें हम उसका जो पथ है वो हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। और थर्ड वाली जो कैन है तो उसमें इसकी वेवलेंथ से मैच करते हैं साइज के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो जब इनसे प्रकाश टकराएगा तो इसका जो पथ है प्रकाश का वो क्लियरली हमें विजिबल होगा, बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई देगा। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट। इसके टिंडल इफेक्ट के हमें एग्जाम्पल है, जैसे
स्मोक हुआ, डस्ट पार्टिकल, रूम, जब अंधेरे कमरे में प्रकाश आएगा तो उसमें हम जब प्रकाश की एक किरण आती है तो हमें उसमें घूमते हुए जो ब्राउन एंड मोशन करते हुए कण ऐसे कैसे दिखाई दे जाते हैं, और प्रकाश एक उसकी जो बीम है उसकी तरह हमें दिखाई देता है, एक प्रकाश उसका एक बीम की तरह हमें दिखाई देता है अंधेरे कमरे में, एक विजिबल रास्ता हमें बिल्कुल उसका क्लियर दिखाई देता है। तो ये होता है जैसे हमारे कहाँ गए, एक तो स्मोक में, डस्ट पार्टिकल्स में, और भी कई इफेक्ट होते हैं। तो ये कब होगा टिंडल इफेक्ट, जब विजिबल लाइट को हम किसी भी कोलाइडल में या किसी गैस या लिक्विड में उससे गुजारेंगे, और उसके साथ ही जब उसमें घुले हुए सॉलिड पार्टिकल्स है उनसे प्रकाश टकराएगा तो उसकी स्कैटरिंग होगी और उससे हमें उसका विजिबल पथ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़े लगभग साइंटिफिक लॉ, जो हमारे लगभग 30 के लगभग लॉ हमने पढ़े हैं। तो ये इनको ढंग से दोबारा आप देखते रहना और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनको अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह पढ़ो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और साथ में कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा हमारा वीडियो, और कुछ कमी रह गई हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको चैनल से जुड़ी हुई आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।